हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आप सभी का। वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस वंडरफुल लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री। प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं सीबीएसई 10th का फर्स्ट चैप्टर विच इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। दिस इज अ वेरी अमेजिंग चैप्टर। देखो क्या होता है कि हम जब चैप्टर पढ़ते हैं ना तो दो क्वेश्चंस हमारे पास हमेशा आते हैं, भैया ये चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, वी ऑलरेडी हैव स्टडीड एटम्स, हमको एटम पता है, एलिमेंट पता है, मेटल नॉन मेटल पता है, और हमको ये देखना है कि आखिरकार केमिकल रिएक्शन होती क्यों है, और अगर हो रही है तो उससे क्या रिजल्टेंट बनेगा, और इस पूरी प्रोसेस को हम कैसे समझेंगे। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस को लेके बहुत सारी डेफिनेशंस दी जाती हैं, बहुत सारी मतलब बहुत सारी। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ। अगर आप केमिकल बॉन्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलोगे, सपोज यू आर गिविंग an example of chemical reaction, or if you are going to define chemical reaction in terms of chemical bonding, so then you will say in a chemical reaction old bond get vanished and new bonds get formed। मतलब ये प्यारे बच्चों के पुराने बॉन्ड टूट जाते हैं और नए बॉन्ड बन जाते हैं, ऐसी प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अच्छा, ये तो हो गया केमिकल बॉन्डिंग के बेसिस पे। अगर हमको बात करनी है थर्मोडायनेमिक्स के बेसिस पे, तो हम बोलेंगे इन अ केमिकल रिएक्शन देयर इज एनी एक्सचेंज ऑफ हीट, और इन अ रिएक्शन इफ देयर इज एनी एक्सचेंज ऑफ हीट दैट इज सेड टू बी अ केमिकल रिएक्शन। अगर हम स्टेट्स ऑफ मैटर के अकॉर्डिंग, लॉस ऑफ गैस के अकॉर्डिंग बोलेंगे, तो इफ इन अ केमिकल रिएक्शन देयर इज इवोल्यूशन और इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी गैस, कोई गैस निकल रही है या यूज हो रही है, उसको हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे। आप बोलोगे सर एक बताओ ना भाई, एक बताओ जिससे हमारा 10th निकल जाए, हमारी जिंदगी बहुत सुखमय निकल जाए। तो हम बोलेंगे इन अ केमिकल रिएक्शन अ न्यू प्रोडक्ट विथ न्यू प्रॉपर्टीज इज फॉर्म्ड। मैं आपको बड़ा अच्छा सा, बहुत ही अच्छा सा एक एग्जांपल देता हूँ। प्यारे बच्चों, हम चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, याद रखिए फर्स्ट चैप्टर है आपका, ये पहला चैप्टर है, इज्जत से पढ़ना है। याद रखना, ये आपका भविष्य बनाएगा इस बात पे कि आपको आगे जाके 11th में साइंस लेना भी है कि नहीं। मैं हमेशा बच्चों से एक बात बोलता हूँ, अगर 10th में आपको साइंस में, या 10th तक आते आते आपको साइंस में प्यार हो जाए, या साइंस से प्यार हो जाए, साइंस में प्यार हो, साइंस से प्यार हो जाए, तो समझ जाइए कि आप आगे जाके एक बहुत बड़ा फ्यूचर खुद अपने हाथों से लिखने वाले हो। आइदर यू कैन बी एन IITian और यू कैन बी अ डॉक्टर, डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ डिसिप्लिन एंड अमाउंट ऑफ लव एंड फेथ यू हैव ऑन योर सब्जेक्ट। धीरे धीरे समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता रहा था केमिकल रिएक्शन। प्यारे बच्चों, ये तो सबको पता है, का कलर मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सुंदर बनाते हैं। हाइड्रोजन सब लोग जानते हैं इसको, है ना। हाइड्रोजन इज़ अ वेरी अमेजिंग फ्यूल, सबको पता है हाइड्रोजन एक बहुत अच्छा फ्यूल है ना। और जब इसकी रिएक्शन मैं ऑक्सीजन से कराता हूँ, सबको पता है कि ऑक्सीजन इज़ अ वेरी गुड व्हाट सपोर्ट विच हेल्प्स इन एनी बर्निंग प्रोसेस। कहीं पर भी आग लगी है, ऑक्सीजन मिल जाए तो आग और तेज़ी से बढ़ जाती है, आपको पता होगा। इसीलिए कई बार जब हॉस्पिटल्स वगैरह में आग लगती है तो वो आग बहुत भयानक हो जाती है, क्योंकि आजकल हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की पूरी लाइन लगाई जाती है। पहले क्या होता था कि ऑक्सीजन के सिलेंडर्स से एक जगह से दूसरी जगह सिलेंडर्स को लेके जाते थे। आज भी कुछ हॉस्पिटल्स में वही तरीका होता है, लेकिन नए हॉस्पिटल्स में या जो आजकल डेवलप्ड हॉस्पिटल्स हैं, दे यूज़ पाइपलाइन। सिलेंडर किसी एक कोने में रखा रहता है हॉस्पिटल के, वहाँ से पाइप को कनेक्ट कर देते हैं, वो पूरा चैनलाइज होकर कहाँ पहुँच जाता है, एक एक पेशेंट के बेड तक पहुँच जाता है या उनके रूम तक पहुँच जाता है। और क्योंकि पूरे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का सर्किट लगा हुआ है, तो थोड़ा सा भी इन्फ्लेमेशन मिलता है तो बहुत ज़्यादा भयानक हो जाता है। चलिए, तो हाइड्रोजन जलता है ना, फ्यूल है तो जलेगा। ऑक्सीजन जलाता है, और इनसे मिलके जो बनता है वो क्या करता है, बुझाता है ना। तो जलता है, जलाता है, लेकिन ये तो बुझाता है ना। और बुझाता है मतलब आग को बुझा देता है ना। यस, तो अगर ये आग को बुझा रहा है, होना क्या चाहिए था, ये जल रहा है, ये जला रहा है, तो ये तो कुछ और भी भयानक होना चाहिए था, लेकिन ये उसे बुझा रहा है, मतलब एकदम अपोजिट प्रॉपर्टी, अपोजिट नेचर बन गया। यस और नो। सो इन अ केमिकल रिएक्शन यू विल डेफिनेटली गेट दैट। एक ऐसा प्रोडक्ट बनेगा जिसका बाकी किसी चीज से कोई लेना देना नहीं। एक और एग्जांपल देख लो, कार्बन ले लो,
कार्बन को ऑक्सीजन के साथ फिर जला दो, कार्बन डाइऑक्साइड बना दो, फिर से ये फ्यूल है, ये जलता है, ये जलाता है, और आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ भी पहुँच जाता है, क्योंकि इसका वेट ज़्यादा होता है और ये जलने को रोकता है, इसलिए फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी ये यूज़ किया जाता है। हाँ है ना, ये सुनो, बहुत बढ़िया। तो कुल मिला के हमें दो चीज़ समझ में आई, क्या? न्यू प्रोडक्ट विथ न्यू प्रॉपर्टी, नया प्रोडक्ट भी बनेगा और नई प्रॉपर्टीज के साथ भी बनेगा। हाँ है ना। अब फिर से ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? आपके मन में ये बात आएगी कि सर आखिरकार रिएक्शन होती क्यों है। आ जाइए देखते हैं। फिर से हाइड्रोजन जलता है, ऑक्सीजन जलाता है और H2O बुझाता है। हाइड्रोजन इज अ वेरी अमेजिंग फ्यूल। जो फ्यूल है वो बना ही इसलिए है ताकि वो जले, है ना। तो जो चीज इतनी अनस्टेबल है, जो जलने के लिए तैयार बैठी है, उसे आप कब तक बचा लोगे? मतलब ये क्या है? अनस्टेबल है। और पानी क्या है? स्टेबल है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन तभी होती है स्पॉन्टेनियसली, मतलब अपने आप, जब जो बनने वाला प्रोडक्ट है दैट इज मोर स्टेबल देन इट्स रिएक्टेंट। जो प्रोडक्ट है जब वो अपने रिएक्टेंट से ज़्यादा स्टेबल होता है तभी जाके रिएक्शन होती है, अदरवाइज नहीं होती है। फिर मन में डाउट आएगा, सर ये रिएक्टेंट तो बता दो होते क्या हैं? जो रिएक्शन करे, द वन विच इनिशिएट्स अ रिएक्शन, जो किसी रिएक्शन को शुरू करे। ये दोनों क्या हैं? जो शुरू कर रहे हैं, इसलिए बोथ आर व्हाट? रिएक्टेंट। सो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? जो किसी रिएक्शन के एंड में बने, दिस विल बी द प्रोडक्ट। समझ में आया? फिर एक क्वेश्चन आपके मन में आएगा, सर ये तो हमको समझ में आएगा कि ना केमिकल रिएक्शन, न्यू प्रोडक्ट, न्यू प्रॉपर्टी फॉर्म, रिएक्टेंट ये है, प्रोडक्ट ये है, और ये जो एरो है, ये एरो जिस डायरेक्शन में जाता है, इसका हेड ये दिखाता है कि रिएक्शन इस डायरेक्शन में हो रही है, ठीक है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा, हाउ डू वी कम टू नो वेदर दिस इज अ केमिकल रिएक्शन और नॉट? व्हाट आर द इंडिकेशन? इंडिकेशन बताने से पहले मुझे आपको कुछ साइन और सिंबल्स बताना है। तो आज हम बात कर रहे हैं केमिकल इक्वेशंस की। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? मैंने आपसे बोला, लेट्स से कोई बच्चा, मैंने कहा बेटा कोयला लो जला दो, क्या उठा? वो बोले सर धुआं उठा। कोयले को जलाया, धुआं उठा। सिंपल है ना, है ना। कोयले को, कोयला मतलब कोल को जलाया, वी बर्न कोल एंड वी गॉट CO2, यस और नो? तो अगर मैं बोलूं कोयले को जलाया, क्या बना? धुआं बना? नहीं, कोयले को जलाया मतलब देयर इज एन ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन विच रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ CO2। सो किसी भी रिएक्शन को साइन और सिंबल्स के फॉर्म में एक्सप्लेन करना है, रिप्रेजेंट करना, इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। फिर से, केमिकल इक्वेशन इज सिंपली अ प्रेजेंटेशन विच एक्सप्रेस अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को एक्सप्रेस कौन करता है? अ केमिकल इक्वेशन इन साइन एंड सिंबल्स। जैसे कार्बन का सिंबल C, ऑक्सीजन का सिंबल O2। अब O2 मतलब गैस है ना, समझ में? क्योंकि जितने भी गैसेस होती हैं एक्सेप्ट नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस विच वी से, दे ऑल आर डायटोमिक। जितनी भी गैसेस हैं, ये जो CO2 बन रहा है ना, अब आप बोलोगे CO2 भी तो गैस है, बट CO2 इज अ मॉलिक्यूल बच्चों, एक कंपाउंड है CO2। लेकिन जो बाकी गैसेस जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, है ना, ये सभी कैसे होते हैं? 2 के फॉर्म, जैसे N2, O2, F2, Cl2। समझ में? कार्बन को C2 नहीं लिखते, बताओ क्यों नहीं लिखते? यस, क्योंकि कार्बन सॉलिड स्टेट में मिलता है ना हमको रियल लाइफ में। समझ में आ रही है बात? चलिए, सो केमिकल इक्वेशन इज व्हाट? इट इज अ प्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन साइन एंड सिंबल्स। अब साइन क्या क्या होते हैं? पहला साइन तो यही दिख रहा है आपको, एरो, ठीक है। इसको और अच्छा दिखा देते हैं। इफ यू गेट दिस सॉर्ट ऑफ साइन लाइक दिस, अगर आपको ऐसा साइन दिखता है, इसका मतलब क्या है? रिएक्शन इज गोइंग फॉरवर्ड,
example like I said Na plus Cl give NaCl. डन। अगर आपको दो ऐसे सिंबल दिखते हैं तो इसका मतलब क्या है, रिएक्शन रिवर्सिबल है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, फिर जब प्रोडक्ट बहुत सारा बन गया तो रिएक्शन वापस टूट के रिएक्टेंट बना रही है। देखो कैसे, बहुत सिंपल है। N2 ने H2 से रिएक्शन किया और बन गया अमोनिया। अगर आपको अमोनिया चाहिए तो जल्दी जल्दी निकाल लो, खत्म करो, गायब करो यहां से। अगर आपने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया तो क्या होगा, ये अमोनिया वापस टूटकर N2 और H2 बना लेगी। सो दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। अच्छा, तीसरा, अगर आपको ऐसा साइन मिलता है अपवर्ड, कौन सी चीज ऊपर की तरफ जाती है, वेरी गुड, गैस ऊपर की तरफ जाता है। तो देखो जैसे अमोनिया बना ना, मैंने ऐसा एरो लगा दिया, इसका मतलब अमोनिया बन के उड़ गई, बन के उड़ गई अमोनिया। तो ये किसको शो करता है, गैस इवॉल्व, कि भैया गैस बन गई और निकल गई। अच्छा, अगर मान लो ऐसा साइन आता है कहीं पर बुक में AQ का मतलब होता है एक्वस। एक्वस मतलब पानी में घुला हुआ, जैसे H2 प्लस Cl2। अब ये हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों गैस हैं तो एक साथ मिल नहीं रहे थे, तो हमने क्या किया, एक्वस सॉल्यूशन बनाया दोनों का, पानी में घोलने की कोशिश की, समझ में। और यहां पर HCl बना, ये भी एक्वस, समझ में आया। अब आप बोलते क्लोरीन घुल जाता है क्या पानी में, बिल्कुल घुल जाता है। अरे भाई क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर वगैरह डालते हैं तो क्लोरीन आता है कि नहीं, तभी तो वाटर क्या होता है, डिटॉक्सिफाई होता है ना। BMC वाले या जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले होते हैं, दे यूज टू डू सम थिंग्स ना, सो दैट द वाटर बिकम ड्रिंकेबल, यस और नो, परफेक्ट। तो दिस इज व्हाट एक्वस, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा H2SO4, मोस्टली जब आप H2SO4 लिखते हो ना, H2SO4, तो वहां पे है ना एक्वस लिखा रहता है। ये एक्वस अक्सर सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, सोल्यूशन। Whenever you people get what aqueous, समझ आना कि भैया ये सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डन। अच्छा, फिर अगर कहीं पर लिखा है G, या यहां पर कहीं पर लिखा है L, या कहीं पर लिखा है S, तो दिस represents what, states of matter. This represents obviously gas, this represents liquid, and this represents solid. So let me show you one reaction, okay? एक रिएक्शन लिखता हूं आपके लिए, मजेदार। मैंने ले लिया यहाँ पे सोडियम, इसकी रिएक्शन मैंने करा दी HCl से, और फिर भैया मैंने बना दिया NaCl और बराबर, और यहाँ से मैंने निकाल दिया H2। अब मैं कुछ सिंबल्स ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया सॉलिड, तो इसका मतलब सोडियम सॉलिड था। यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, एक्वस, मतलब HCl का पानी में सॉल्यूशन बना हुआ था। पानी में HCl था, सॉल्यूशन था, हमने सोडियम के कुछ टुकड़े डाल दिए, तो क्या हुआ, NaCl बना। ये भी कैसा बना, एक्वस। ये नहीं कि सीधे नमक बन के निकल के आ रहा है, तुम बोलो बस दाल में कम था तो हमने यही मिला दिए, ऐसा मत करना। हमेशा बच्चे गलती करते हैं, बच्चों को लगता है सर आपने पढ़ाया था हाइड्रोजन और सोडियम और क्लोरीन को मिला के NaCl बनता है, तो फिर घर में नमक कम पड़ गया तो हमें स्कूल से थोड़ा सा उड़ा ले गए थे सोडियम, सर दिखा रहे थे, हमने जेब में डाल दिया था, और थोड़ा सा क्लोरीन एक बोतल में भर के बस मिला हिला के कर लिया। ऐसा करना मत भैया, या सोचे घर में एसिड HCl तो है ही है और यहाँ थोड़ा सोडियम उड़ा दिए, तो बस याद रखना ये जो NaCl है ये हाईली इम्प्योर है और ये कंज्यूमेबल नहीं होता। याद रखिए, जो आप केमिकल कंज्यूम करते हो, खाते हो या शरीर पे लगाते हो, वो बहुत ही रिफाइंड और न्यूट्रलाइज्ड होता है। समझ में आया, न्यूट्रलाइज मतलब जिसका हमारी बॉडी पे ना एसिडिक ना बेसिक किसी फॉर्म में ज़्यादा इफेक्ट ना आए। ओके, दैट इज द रीजन। हमने जैसे आप सोप पढ़ना सीखते हो, इसी 10th में मैं आपको सिखाऊंगा हाउ यू कैन मेक सोप एट होम, बहुत सिंपल है। तो वही बात होगी कि मेरी एक स्टूडेंट थी, बहुत ये कुछ 10-12 साल पुरानी बात है, आई एक्सप्लेन प्रैक्टिकली हाउ वी कैन मेक सोप, और वो सोप मैंने बना के वहीं छोड़ दिया। एंड वो लड़की उसको लेके गई घर पे, उसने बढ़िया हाथ में रगड़ के, फोम तो आ गया बहुत सारा, लेकिन ऑब्वियसली में सोडा बहुत सारा था, तो उसका पूरा हाथ जल गया था।
ऐसा नहीं करना बच्चों। केमिस्ट्री, यस यू विल लव केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इज समथिंग विच इज रियली रियली ऑसम, बट आपको याद रखना है कि जो आप पढ़ते हो थियोरिटिकली, उसको प्रैक्टिकली करने के लिए आप अभी बच्चे हो। यू डू नॉट हैव दैट मच ऑफ सेंस हाउ टू यूज सच केमिकल्स। इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, पर थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। तो ये लिख दिया, और यहाँ पे देखो मैंने एरो लगा दिया। हाँ चलो जी भी लिख देते हैं, हालांकि जी नहीं लिखता तो भी चल जाता है। यस, नाउ देयर विल बी अ क्वेश्चन, सर दिस इज अ वेरी सिंपल रिएक्शन यू प्लेस्ड। हम जब रिएक्शन लिखते हैं तो हमको ये पता रहता है कि ये साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड ये किसको रिप्रेजेंट करता है, रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड एज आई सेड दैट द प्रोडक्ट्स आर मोर स्टेबल देन अ रिएक्टेंट, दैट मीन्स इफ दे आर नॉट, then the reaction get reversed। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी रिएक्शन अगर इरिवर्सिबल है, रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट बना दिया इरिवर्सिबल, तो प्रोडक्ट स्टेबल है। लेकिन अगर रिएक्शन रिवर्सिबल है, मतलब प्रोडक्ट उतना स्टेबल नहीं है जितना हम सोच रहे थे। दैट मीन्स इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन द कंपैरेटिव स्टेबिलिटी इज ऑलमोस्ट सेम। समझ में आया? चलिए, अब आप बोल रहे होगे सर बुक के तो दर्शन करा दो, क्योंकि बुक तो आपने दिखाई नहीं हमको। ये आपकी बुक है, सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी आपकी बुक, फोटो, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ बच्चों को ये समझाऊं। अब एक शब्द आता है जो बहुत सिंपल है, जैसा आपने ये फोटो देखी, ये भी मैं आपको समझाता हूँ। एक क्वेश्चन आता है बच्चों के मन में हमेशा कि सर क्या घर में हम केमिकल रिएक्शंस कराते हैं? तो मैं बोलूँगा हाँ, हम ब्रीदिंग करते हैं ना, हो गई केमिकल रिएक्शन। कैसे? हमने क्या खाया था, खाना खाया था, खाने में क्या था, ग्लूकोज था, हाँ है ना। ग्लूकोज से क्या मिलती है, अमिताभ बच्चन बोले थे क्या बोले थे, क्या ग्लूकोज की शक्ति, शक्ति मतलब क्या, एनर्जी। सो ग्लूकोज गिव्स यू एनर्जी। हाउ ग्लूकोज गिव्स यू एनर्जी? व्हेन यू ब्रीथ, इनहेल ऑक्सीजन, इट गेट इनसाइड योर लंग्स, लंग्स उसको पूरे ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू पूरे शरीर में पहुंचा देता है, हाँ है ना। वहां पे क्या है, डाइजेस्टेड फूड है, ग्लूकोज है। वो ग्लूकोज क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, और जब ऑक्सीडाइज होगा मान लो जलता है। ऑक्सीडाइज का मतलब सिंपल जलन, जल जाना। ऑक्सीडेशन का मतलब ही होता है जल जाना। तो जो फूड जलता है शरीर के अंदर, अब आप बोलोगे सर सच में फूड जलता है, क्योंकि कई बच्चे बहुत इनोसेंट होते हैं। यस, but that is called oxidation. So when there is oxidation by oxygen of glucose, we get energy. Let me give you the equation. ये तो आपको पता है, हाँ ना, और ये भी आपको पता है। इसका रिजल्ट क्या बनता है, 6CO2 प्लस 6H2O, हाँ ना। और जहाँ तक मुझे याद है शायद 38 ATP भी मिलते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 38 ATP के आसपास आपको एनर्जी मिलती है। इसका मतलब क्या हुआ, हो गई केमिकल रिएक्शन। मतलब हमारी बॉडी में 24/7 केमिकल रिएक्शन चलती है बाबू, समझ में आया? वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट अ केमिकल रिएक्शन। केमिस्ट्री इज एवरीवेयर, यस और नो। ऑक्सीजन गई, एक्सेल CO2 आई, समझ में आया? चलिए, now there will be another question. Why I am going a bit slow, I want you all to get every single concept easily. If you people are new to this app, or you people are new to this channel, please subscribe. Or if you are new to this app, welcome to the app. Keel is the only platform, I'm telling you guys, जो आपको complete learning solution देता है। कील के जैसा कोई नहीं, कील के जैसा कोई नहीं, मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि कील इज द ओनली लर्निंग प्लेटफॉर्म विच इज 100% फर्स्ट ऑफ ऑल मेड इन इंडिया, 100% एड फ्री, एंड 100% वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस टीचर्स आर टीचिंग। इट इज द मोस्ट अफोर्डेबल ऐप, यू नो दैट। आपको पता है कि कील इज द मोस्ट अफोर्डेबल, most feature loaded, none of the app in entire
App Store or Play Store are giving the sort of content which Keel is providing to student. This is our guarantee. So Keel is the only platform, okay, which is most feature loaded, most effective and most affordable. सबसे किफायती, सबसे असरदार और सबसे ज्यादा फीचर वाला अगर कोई ऐप है तो वो है कील ऐप। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर हमको मिलता क्या क्या है इस ऐप में, हम तो इतनी सारी चीजें ढूंढ ही नहीं पाते। आपको बुक्स मिलती हैं आपके बोर्ड्स और सिलेबस के अकॉर्डिंग, बुक्स के टेक्स्ट बुक के सॉल्यूशंस मिलते हैं, पेपर्स मिलते हैं, सभी तरह के पेपर्स आपको इसमें मिलेंगे। जो भी आपको चाहिए सभी तरह के पेपर्स, वेदर इट इज चैप्टर वाइज, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, सेमेस्टर वाइज, एनुअल पेपर्स, प्रीवियस ईयर कंपटीशन पेपर, सब कुछ इसमें मिल जाएगा। आपको ई लर्निंग मिलती है विच इज और एनिमेशन बेस्ड वीडियो। ई लर्निंग हिंदी इंग्लिश में दोनों भाषाओं में मिलती है, जो कोई नहीं देता। जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो कुछ लोग दे भी रहे हैं वो इंग्लिश में देते हैं, एक ही भाषा में देते हैं, हम दोनों भाषाओं में देते हैं। इसके साथ साथ हम आपको देते हैं वीडियोस बाय सीनियर एक्सपीरियंस टीचर्स, जहां आप मेरा वीडियो देखने के लिए आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ हम देखते हैं आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अनलिमिटेड। अगर आप आईआईटी जेईई नीट वगैरह की या सीईटी की तैयारी करेंगे तो उनके स्पेशल क्वेश्चन भी हम इसमें डालते हैं। फिर हम आपको देते हैं एमसीक्यूज के एनालिसिस भी, आप जो भी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके एनालिसिस भी दे देते हैं, ताकि आपको पता चल जाए भैया मेरा ये टॉपिक अच्छा है, ये टॉपिक कमजोर है। हाँ है ना, जब तक आपको आपकी गलती नहीं पता, ये आगे कैसे बढ़ोगे भाई, है कि नहीं। फिर हम आपको देते हैं कंपटीशन कॉर्नर। कंपटीशन कॉर्नर, कंपटीशन कॉर्नर में यू विल गेट टू हैव ऑल सॉर्ट ऑफ बुक विच आर रिक्वायर्ड, आईआईटी जेईई नीट सीईटी केवीपीआई ओलंपियाड्स, जो बुक चाहिए, कंटेंट चाहिए, आपको यहां मिल जाएगा। समझ में आ रही है बात, सब कुछ करेंगे अपन। और उसके साथ साथ हम आपको देते हैं एग्जाम व्लॉग्स। एग्जाम ब्लॉग्स आपको देते हैं कि कोई भी एग्जाम जो पूरे देश में होने वाला है आपसे मिस ना हो, क्योंकि आप बच्चे हो यार, कितने एग्जाम याद रखोगे, कोई एग्जाम मिस नहीं होगा। आपको सब एग्जाम की डिटेल और सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। एंड ऑल्सो एट लास्ट वी प्रोवाइड डाउट हब। डाउट हब, डाउट हब में आप अपने डाउट्स बिंदास पूछ सकते हो। 24/7 हमारा एक्सपीरियंस टीचर आपको मदद करेगा। और आपको लग रहा होगा कि सर ये इतना महंगा तो होगा कि हम अफोर्ड ना कर पाए, तो बिल्कुल नहीं प्यारे बच्चों, आप मात्र 4990 में इसे आप बना सकते हैं। अगर आप 6 से 8 के बच्चे हैं, 1 साल की फीस है ये, तो सोचिए 1 साल के लिए आपको इतना देना है। और अगर आप 9th-10th के हैं तो द फीस गोज समवेयर अराउंड 5,000 to 6,000, दैट्स इट। तो जिंगल बेल। और 11th-12th वालों के लिए इट्स ओनली व्हाट 10,000 रुपीज। वो भी आपको बहुत सारे कूपन्स मिलेंगे और बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। और याद रखिए ये तो कुछ भी नहीं, हम आपको देंगे कंप्लीट लर्निंग सोल्यूशन, जो जो आपको चाहिए। तो ये प्रमोशन जो मैं आपके लिए कर रहा था वो इसलिए कर रहा था ताकि आपको तो पता चले कि आपको मिल क्या रहा है, बाकी तो आप पढ़ ही रहे हो। तो बच्चा पार्टी वापस आ जाते हैं सब्जेक्ट पे। भूल दिएगा नहीं, कील इज द मोस्ट इफेक्टिव लर्निंग। कील से तैयारी सब पे पड़ेगी भारी। क्या आप तैयार हैं? देख लेते हैं। तो बच्चा पार्टी, अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात आ गई, क्या कि जो आप केमिकल रिएक्शन देख रहे हो, ठीक है, द केमिकल रिएक्शन यू पीपल आर लुकिंग एट इज स्टेबल और अनस्टेबल, whether it will be good to have that reaction or not depend on the reactant itself। कई बार ऐसा होता है कि मैंने एक रिएक्शन कराई, जैसे मैंने जिंक को कॉपर सल्फेट में डाला, जिंक ने इसको बोला चलो भाई घर जाओ, तो क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया, कॉपर अलग हो गया। लेकिन अब कॉपर बोलेगा सीयू, एक काम करो मैं आ गया हूं अब तुम जाओ, इसको बोलेगा अब तुम निकलो, तो ये बोलेगा हम नहीं जा रहे, नो रिएक्शन, हमें नहीं जाना, तुम्हारी गलती, तुम गए तुम भोगो, हम नहीं जाएंगे। ये इसको बोलेगा मैं छोड़ूंगा नहीं, तो ये बोलेगा दमे तो कर लो क्या करते हो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें भी केमिस्ट्री में भी गुंडे ही चलती है भैया, डॉनगिरी चलती है।
ये डॉन था, इसने इसको बोला चल निकल, ये निकल गया। अब ये आया, ये बोला हट, हम नहीं हट रहे, जाओ कर लो क्या करते हो। समझ में आई बात? अब आप बोलोगे सर डॉनगिरी का मतलब क्या हुआ, ये दादागिरी का मतलब क्या हुआ? देखो केमिस्ट्री अगर आप ऐसे नहीं पढ़ोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तुक्के में चल रहा है। मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने जो देखा है कि बच्चों को यही डाउट होता है कि भैया ये हुआ कैसे है, ये रिएक्शन हुई कैसे, चक्कर क्या था, सर कराते तो हो जाती है, हम लिखते हैं तो सर बोलते हैं ये वैलिड रिएक्शन नहीं है। If a student is making a reaction, so he has a very big concern. Sir, when you write a chemical reaction, we never can be able to judge. But when we write a reaction, you say, no, this is an invalid reaction. How? So whether the reaction is valid or invalid depends on the reactant itself. रिएक्शन वैलिड है। अब ये आप बोलोगे मैंने ये नाम ही नहीं सुना सर वैलिड। वैलिड मतलब वैध है। वैध मतलब क्या होता है? जो करेक्ट है। रिएक्शन करेक्ट है भी कि नहीं? सो दिस इज करेक्ट रिएक्शन, but this is not a correct reaction. Why? Because reaction always form a stable product. This product is very stable than this product. So जब ये stable है तो ये reaction backward होगी ही नहीं। जब backward होगी नहीं तो वापस आपका काम नहीं बनेगा। अब फिर वही बात आती है, सर आप फॉरवर्ड बैकवर्ड में घुमा रहे हो, चलो वापस एक बार फोटो दिखा दो हमको। अच्छा ये मैग्नीशियम रिबन आपको याद होगा, हमेशा यही करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को जलाना केमिकल रिएक्शन है। अच्छा अभी आप लोग समझदार हो चुके हो, आप चालाक हो चुके हो, आप मेरे स्टूडेंट हो, आप जानते हो ये बात, जला देना इज अ केमिकल रिएक्शन। तो ये मैग्नीशियम रिबन को आपने क्या कर दिया, जला दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। मैग्नीशियम को जलाया, ये व्हाइट कलर का होता है। व्हाइट कलर का क्या मिल गया, पाउडर। ये देखो इकट्ठा हो गया व्हाइट कलर का पाउडर। अब व्हाइट कलर को तो ऐसे दिखा देता हूं, ये देखो, यस। अच्छा ये मैग्नीशियम रिबन टेस्ट बहुत सस्ता पड़ता है ना, हर केमिस्ट्री लैब में हो जाता है। हालांकि ये बात बता दूं, मैं जब मैं बच्चा था मेरे को सर बोलते थे इट्स अ वेरी इजी रिएक्शन, हमें खुद जलाने के लिए मिला नहीं था ये, क्योंकि हम पढ़ते थे ऐसे स्कूल में जहाँ पे बजट होता था कम। तो कम बजट वाले स्कूल में सिर्फ बुक में दिखाया जाता है कि हाँ इसको ऐसे बर्न करते हैं और ऐसे ऐसे पाउडर बन जाता है, हमें रियल में दिखता नहीं। तो आप घबराएं ना, आपके लिए एक बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल, कागज तो सबने जलाया होगा। कागज जब जलाते हैं, व्हाइट कागज जल के क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है कि नहीं। अब कोई बोलेगा नहीं नहीं हमारे यहाँ तो ब्लू कलर का हो जाता है, तो आप महापुरुष हैं। कि कुछ लोगों के यहाँ ऐसा होता है कि कोयला भी उनके यहाँ गोरा होता है, हो सकता है ना भाई। जो बच्चे सिर्फ कमेंट करना मैसेज करते हैं उनको हाँ नहीं नहीं सर आप गलत बोलो, हमारे यहाँ तो रेड कलर का भी कोयला होता है। हाँ जलने के बाद हो सकता है, या जलते समय सॉरी हो सकता है, लेकिन जलने के बाद सब कुछ ऐश ही हो जाता है। ठीक है, ऐश मतलब राख, नहीं तो बोलेंगे सर ऐश की बात करें। बच्चा पार्टी आप देखो यहां पर आपने एक चीज नोटिस की होगी, मैं जल्दी से दिखाता हूं। ये यहां पे देख रहे हो आप, क्या है, जिंक ग्रैन्यूल्स, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, कॉनिकल फ्लास्क, हाइड्रोजन गैस। जल्दी से आ जाओ चक्कर क्या है, क्योंकि हम तो अपनी पिक्चर बनाएंगे। हमने एक बर्तन ले लिया, इसके अंदर भर दिया HCl, क्या भर दिया भैया, HCl, चलो एक्वस लिख दिया क्योंकि अभी आप बहुत मैच्योर हो गए हो। जिंक के ग्रैन्यूल, जिंक के टुकड़े डाल दिए, तो चलो जिंक के टुकड़े डाल दिए इसमें, ये देखो जिंक के टुकड़े डाल दिए। क्या होगा, रिएक्शन होगी, कौन सी रिएक्शन, जिंक रिएक्ट विथ व्हाट, HCl एंड गिव ZnCl2 और हाइड्रोजन निकलेगी, हाँ है ना। हम चालाक लोग थे, हमने इसको भटक्कन लगा दिया। क्या लगा दिया भाई, ढक्कन। तो क्या होगी, हाइड्रोजन यहाँ है, अटक गई। कौन सी गैस अटक गई है, हाइड्रोजन गैस अटक गई यहाँ पे। हालांकि मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, जैसे आप इसको छोड़ोगे या हल्का सा चिंगारी दोगे ना तो धुआं धुआं कर देगा ये। हाँ ब्लास्ट नहीं होगा क्योंकि हमने डाइल्यूटेड HCl लिया था, ये एक्वस डाइल्यूटेड HCl है। तो डाइल्यूटेड HCl में जब आप जिंक डालोगे तो रिएक्शन स्लो मोशन में होगी। मतलब इतना हाइड्रोजन नहीं बनेगा कि धमाका हो जाए, समझ में आए, नहीं तो फिर तो बस खतरा ही खतरा है। समझ में आई बात। तो दिस इज द रिएक्शन यू पीपल आर लुकिंग राइट नाउ, समझ में आए। अब बात आता है व्हाट आर द इंडिकेटिव, कैसे पता चलेगा भैया कि रिएक्शन हुई, हमें कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन हुई,
ठीक है, हमें पता ही नहीं चलेगा तो हम कैसे मानेंगे। सो इंडिकेटिव, इंडिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है? पहला क्या? टेम्परेचर चेंज। वेरी गुड, टेम्परेचर चेंज। रिएक्शन होगी तो कुछ तो होगा, धुआं उठा है तो आग लगी तो होगी। बस तो हमें देखना है कहां पे क्या होगा। गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, हो सकता है गैस इवॉल्व हो, समझ में? मान लो नहीं हुआ तो हो सकता है चेंज इन कलर हो, चेंज इन कलर। अगर वो भी नहीं हुआ हो सकता है स्टेट चेंज हो, स्टेट चेंज मीन्स, अच्छा स्टेट मतलब ये नहीं कि महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश, नो, स्टेट चेंज मतलब चेंज इन स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। एंड देन there can be also formation of precipitate, प्रेसिपिटेट कई लोग पीपीटी बोल देते हैं। प्रेसिपिटेट को शॉर्ट में क्या होता है? पीपीटी। समझ में? अब आप बोलोगे सर एग्जांपल से समझाओ, हम ऐसे नहीं मानेंगे। सो लेट्स गाइस चेक एन एग्जांपल। मैं आज आपको एक ऐसा एग्जांपल देता हूं, लगभग आपके हर एक क्वेरी सॉल्व हो जाएगी इसमें, सब कुछ करके देखें। चलिए आ जाइए। मैंने ले लिया कॉपर, ठीक है, कॉपर सल्फेट, सॉरी कॉपर सल्फेट में मैंने जिंक डाल दिया। आप बोलोगे सर ये रिएक्शन तो आपने अभी भी लिखी थी। हाँ लिखी थी। अब देखो इसमें क्या होगा। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, इसलिए इसको ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं। तो जब हम इसमें जिंक डालते हैं तो जिंक एक्चुअली रिप्लेसेस कॉपर एंड इट फॉर्म व्हाट? जिंक सल्फेट एंड कॉपर इज रिलीज्ड। ऑब्वियसली यहां पे जो कॉपर सल्फेट था वो एक्वस था, जिंक जो था वो सॉलिड था। यहां पर ये एक्वस हो गया, जिंक सल्फेट एक्वस हो गया और ये सॉलिड हो गया। तो स्टेट चेंज हुआ ना? हाँ है ना? चेंज इन स्टेट, केमिकल रिएक्शन नंबर 1, एक चीज हो गई। अच्छा ये ब्लू कलर का था लेकिन जिंक सल्फेट व्हाइट होता है, तो मतलब जब आपने कॉपर सल्फेट में जिंक के ग्रैन्यूल्स डाले तो क्या होगा? द ब्लू कलर चेंजेस इनटू व्हाइट कलर। सो चेंज इन कलर, पॉइंट 2 कवर्ड, यस और नो। नंबर 3, जब आपने रिएक्शन कराई, ध्यान से देखे, तो इसके बॉन्ड टूटे और इसके बॉन्ड बने। बॉन्ड जब टूटते हैं और बनते हैं तो हीट इवॉल्व होती है, और ऑब्वियसली ये ज्यादा स्टेबल है। जिस प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है मोस्टली उसकी एनर्जी कम होती है, क्योंकि एनर्जी ज्यादा होती है तो स्टेबिलिटी कम होती है। एनर्जी का स्टेबिलिटी से हमेशा उल्टा साथ चलता है। अगर ये ज्यादा स्टेबल है मतलब इसकी एनर्जी क्या है? कम है। अगर इसकी एनर्जी कम है तो इसकी एनर्जी ज्यादा है। भाई आप कंपेयर करो ना, दिस इज मोर स्टेबल, कॉपर सल्फेट इज मोर स्टेबल, सॉरी जिंक सल्फेट इज मोर स्टेबल देन कॉपर सल्फेट। दैट मीन्स जिंक सल्फेट हैज लेस एनर्जी, तो एक्स्ट्रा एनर्जी क्या हो गई? यहां से निकल गई, है ना? और अगर एक्स्ट्रा एनर्जी निकल गई तो क्या होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, टेम्परेचर चेंज। थर्मामीटर में वैल्यू मर्क्यूरी ऊपर चली जाएगी, मतलब वो दिखाएगा भैया टेम्परेचर बढ़ गया है। क्या क्या कर लिया भाई अपन ने? स्टेट चेंज देख लिया, कलर चेंज देख लिया और टेम्परेचर चेंज देख लिया, है ना? अब देखो, अब देखना ध्यान से, ये जो सॉलिड बन रहा है ना, ये क्या होगा? उसके बॉटम में इकट्ठा हो जाएगा, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट इज सिंपली अनडिजॉल्व्ड फिल्ट्रेट। किसी रिएक्शन में जो ऐसी चीज जो उसमें प्रेजेंट रह जाए बट घुले ना, पहले घुली हुई थी लेकिन अब वो अनडिजॉल्व होगी, डिजॉल्व सब्सटेंस। पहले कॉपर घुला हुआ था ना, लेकिन अब वो अनडिजॉल्व हो गया।
तो वही बॉटम में इकट्ठा हो गया, प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लिया, हाँ है ना। तो सब कुछ हो गया। अच्छा, इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस इसमें नहीं आया, इसमें कोई भी गैस नहीं था, लेकिन उन 5 में से अगर आपको एक भी मिल जाएगा, कौन कौन से 5? टेम्परेचर चेंज, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट एंड व्हाट, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, ये मिल जाएगा तो भैया आप इसको क्या बोलोगे? एक केमिकल रिएक्शन बोलोगे। अभी मैं आपको चेंज इन कलर का दिखा देता हूँ, सॉरी इसका भी दिखा देता हूँ, बहुत सिंपल है इवोल्यूशन ऑफ गैस का। फिर से देखो, फिर से जिंक ले लो और HCl में डाल दो, तो क्या बन जाएगा? ZnCl2 बन जाएगा और आपको हाइड्रोजन मिल जाएगी। देखो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, ये सॉलिड हो गया, ये एक्वस हो गया, फिर ये एक्वस हो गया और ये गैस हो गया। तो इसमें क्या हो गया? और ये भी एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है इसलिए यहाँ पे डेल्टा लगाएंगे। याद रखना, कई लोग रिएक्शन के बाद में हीट लिख देते हैं, हीट या डेल्टा बना देते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। कुछ लोग हीट लिख देते हैं, कुछ लोग डेल्टा बना देते हैं। और जब आप 11th-12th में जाओगे तो वेरी प्रिसाइजली दे यूज वैल्यूज ऑल्सो, लाइक कितनी हीट निकली, अमाउंट ऑल्सो वो लिखते हैं, ठीक है। उस समय हम उसको एंथैल्पी कहते हैं, क्योंकि उसको हम 1 मोल के लिए निकालते हैं कि दैट मच एंथैल्पी इज रिलीज्ड और दैट मच ऑफ एंथैल्पी इज एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये रिएक्टेंट है, मैं सिंपली लिख रहा हूं, अगर रिएक्टेंट ने रिएक्शन की और प्रोडक्ट बनाया, तो अगर यहां पर प्लस डेल्टा या हीट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक है, मतलब हीट निकल रही है रिएक्शन में। एक्सो मतलब बाहर, थर्मिक मतलब एनर्जी, एनर्जी बाहर निकल रही है। और अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाया गया और उन्होंने माइनस डेल्टा लिख दिया, या कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं, कैसे? रिएक्टेंट प्लस डेल्टा और फिर प्रोडक्ट बना देते, दोनों का एक ही मतलब है, इन दोनों का एक ही मतलब है, क्या कि प्रोसेस क्या है? एंडोथर्मिक है। देखो रिएक्टेंट के साथ एनर्जी लग गई या प्रोडक्ट में से एनर्जी माइनस कर दी, एक ही मतलब है। ये जो एरो है ना, इट इज जस्ट लाइक इज इक्वल टू, ठीक है, लेकिन मैथमेटिक्स वाला इज इक्वल टू हम एज्यूम कर सकते हैं, एग्जैक्टली नहीं मानेंगे। क्लियर है? अच्छा, सो वी नाउ नो कि भैया केमिकल रिएक्शन होगी तो ये तरीके की चीजें हो सकती हैं। फिर आपके मन में एक डाउट आएगा, सर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर देयर? कितनी तरह की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, कितनी तरह की केमिकल रिएक्शंस होती है, और फिर बाद में हम उनको बैलेंस भी करेंगे। ये बैलेंसिंग बताई गई है, तो मैं बैलेंसिंग अभी बताऊंगा आपको। मैं तो चाहता ही हूं कि आप लोग पंडित बनो, और क्या, मैं तो चाहती हूं कि तुम लोग पंडित बनो, सब्जेक्ट के पंडित होना जरूरी है भैया। तो चलो अब एक क्वेश्चन आता है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। Dear all students, please mind my words that I am going to explain you types of chemical reaction. Then I will let you know how you can balance a chemical reaction. Because मेरा काम है पहले chemical reaction होती क्या है, कितनी तरह की होती है वो समझा देना। इक्वेशन बैलेंसिंग तो बहुत इजी रहने वाला है, मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत ज़्यादा इजी रहने वाला है। मैं आपको दिखाऊंगा कि कोई चीज़ कैसे अनबैलेंस्ड है, फिर हम उसे कैसे बैलेंस करेंगे, एंड फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि हाउ यू कैन फॉर्म मल्टीपल कंपाउंड्स, और फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैसे कोई रिएक्शन को आप खुद बता सकते हो कि ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, मतलब इट्स अ वैलिड रिएक्शन और इट्स नॉट। तो डटे रहो भैया, ये लेक्चर में हम कोशिश करेंगे इसी लेक्चर में इस चैप्टर को खत्म भी कर लें। समझ में आया? याद रखना, जीतता वो है जिसके अंदर जीतने की जिद होती है। बातें तो सभी करते हैं, बातों में कुछ जाता नहीं। जीतते वो हैं जिनको जिद हो। अगर आप जिद्दी हैं तो आप जीत जाएंगे, आज नहीं तो कल जीतेंगे जरूर, ये कंफर्म है। भगवान भी तो देखते हैं कि कोई इंसान किसी चीज को पाने के लिए कितनी शिद्दत दिखा रहा है, कितना जज्बा दिखा रहा है, क्योंकि मांगते तो सभी लोग सब कुछ हैं। हे भगवान मुझे कार दे दो, घर दे दो, मकान दे दो, IIT में सिलेक्शन दे दो, मेडिकल में सिलेक्शन दे दो, मांगते सभी हैं, लेकिन उस मांगने के बाद उसको पाने के लिए कितने लोग मेहनत करते हैं
भगवान सिर्फ यही देखते हैं। मेहनत का मतलब ये नहीं है कि बच्चों आप बस लगे हुए हो, बस डटे जा रहे हो, मेहनत कर रहे हो। नहीं, मेहनत का मतलब यह है कि आपके पास वो विजन भी है कि मुझे ये पाना है। क्योंकि मेहनत तो गधे भी करते हैं, कोई कह नहीं सकता कि गधे मेहनत नहीं कर सकते, करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, घोड़े से ज़्यादा मेहनत करते हैं। लेकिन लोग कभी भी गधे की सवारी नहीं करते। क्यों? क्योंकि गधा चारों दिशाओं में दौड़ता है, उसके पास विजन नहीं होता है। और घोड़े के पास क्या होता है? घोड़े को ऐसे लगा दिया जाता है आंख के दोनों तरफ, और घोड़ा सिर्फ एक ही दिशा में देखता है और उसी दिशा में दौड़ता है और वो मंजिलों तक पहुंच जाता है। तो आपको विजनरी बनना पड़ेगा बच्चों, समझ में आया? यू कैन अचीव वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। शास्त्रों में लिखा है कि जो इंसान किसी चीज को पाने के लिए मेहनत करता है वो उसे अचीव कर लेता है। सकल पदार्थ, ऑल ऑब्जेक्टिव्स हैं जगमाही, आर अचीवेबल। कर्महीन नर, जो मनुष्य उसको पाने की इच्छा नहीं करता, नर पावत नहीं, उनको वो नहीं मिलता। So every objective is achievable. You have to work hard, dear all student. You people are in 10th standard and I know that you people are going to create magic in life. मैजिक ही तो है, और क्या है? जब आ जाता है तो मैजिकली लगता है। तो चलिए आ जाइए, मैजिक देखते हैं। अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हमारे सामने देवियों और सज्जनों, और अब हम बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि आप जो रिएक्शन अभी पढ़ रहे हो ना 10th में, 11th में इनके नामो निशान नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आप लोग यूज टू हो जाओगे। उस समय हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, इस तरह के शब्द सुनने को मिलेंगे। हालांकि वो आपको ज़्यादातर ऑर्गेनिक या कार्बन वाली रिएक्शंस में मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं। नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें किसी ना किसी चीज़ का कॉम्बिनेशन होगा। कैसे होगा मैं बताता हूँ ना। फिर आता है कॉम्बिनेशन के बाद क्या? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन, जोड़ना तोड़ना, उल्टा उल्टा। ये जोड़ेगा ये तोड़ेगा, कैसे करेगा मैं बताऊंगा, डरने का नहीं। नो फियर व्हेन आई एम हियर। देखो फिर आता है क्या? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर क्या आता है? डबल डिस्प्लेसमेंट। एंड लास्ट देयर इज रेडॉक्स रिएक्शन। एक एक करके देख लें। अरे तुम लोग चालाक लोग हो यार, तुमको पता है कि सर बताएंगे तो है ही, तो बोलने में क्या जाता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जोड़ दें C+O2 CO2। बहुत सिंपल था ना। चलो फिर से एक बार, H2+O2 H2O। और सिंपल, ठीक है। H2+Cl2 give to HCl। दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे N2+3H2 give 2NH3। जब दो या दो से ज्यादा, अरे भैया किसी चीज को जोड़ना है, जोड़ने के लिए कम से कम दो लोग होने चाहिए ना। एक को किससे जोड़ोगे? तो देयर हैज टू बी मिनिमम 2 क्वांटिटीज ना। तो जब दो या दो से ज्यादा आपस में मिलके क्या बनाते हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। कौन जुड़ के? रिएक्टेंट जुड़ के। When 2 or more than 2 reactants combine together to form a single product, that is called a combination reaction। जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको प्यारे बच्चों हम कहते हैं क्या? जोर से बोलो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा, ठीक है, आ जाओ। क्या? डीकम्पोजिशन। अब डीकम्पोजिशन कई तरीके से होता है। थर्मल डीकम्पोजिशन भी होता है, इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन जिसको इलेक्ट्रोलिसिस भी कहते हैं कई लोग। कई बार
नेचुरली भी डिकम्पोजिशन हो जाता है। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल बताता हूँ। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है, देखो कैल्शियम कार्बोनेट, इसको बस हल्का सा गर्म कर दो, CaO और CO2। अब क्योंकि आपने गर्म किया ना, एक था उसको गर्म करके तोड़ के 2 बना दिया, तो आपने क्या किया, डिकम्पोज कर दिया। Yes or no? A single reactant splits in 2 or more than 2 product, that is called decomposition. ये thermal decomposition है। Yes, similarly NaCl, NaCl is very stable। तो मैंने क्या किया, ये molten मतलब इसको पिघला लिया और इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कर दी। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी, लिसिस मीन्स ब्रेकिंग, ब्रेकिंग विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। मैंने ब्रेक कर दिया, क्या बन गया, Na अलग हो गया, Cl अलग हो गया। सो दिस वॉज थर्मल डिकम्पोजिशन, दिस इज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। समझ में आई प्यारे बच्चों बात? तोड़ने से मतलब, डिकम्पोजिशन इज डिकम्पोजिशन। अच्छा, फिर से देखो, डिस्प्लेसमेंट, when one reactant displace another reactant from its compound। एग्जाम्पल से देखो, ऐसे नहीं चलेगा। जिंक को आपने कॉपर सल्फेट में थोड़ी देर पहले डाला था कि नहीं डाला था? क्या बनाए थे आप? बनाए थे जिंक सल्फेट एंड कॉपर। सो दिस डिस्प्लेस्ड कॉपर, जिंक डिस्प्लेस्ड कॉपर। सो दिस इज व्हाट, इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ, प्यारे बच्चों, is an example of displacement reaction। when one reactant displace another reactant from its compound, that is called a displacement reaction। what about double displacement babu? double displacement, अब तुम लोग सर ये डिस्प्लेसमेंट 2 बार करा दो तो डबल डिस्प्लेसमेंट। नॉट एग्जैक्टली, बट हाँ देखो कैसे, ध्यान से देखना, मजा आने वाला है, ध्यान से देखना। यहाँ पे आया NaOH और यहाँ पे आया HCl। Na ने बोला H को निकलो, H ने बोला ठीक है मैं तुम्हारी जगह आ जाता हूँ। तो इसने इसको निकाला, इसने इसको निकाला, क्या बन गया प्रोडक्ट, NaCl और बन गया H2O। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट। when one element displaces another element from its compound and the displaced element reform a new compound with the remaining ion। समझ में आया? या when two elements displace each other from their compound in a reaction, simplest, when two element displace each other from their compound in a chemical reaction is called a double displacement reaction। ठीक है भाई, let's talk about redox। I know some of you will definitely say हमको पता है redox, हमको पता है। क्या है redox? Red stands for reduction, ox stands for oxidation। माइंडेड बच्चों, ये 10th वाले बच्चों का लेक्चर है। जो बच्चे मुझसे 11th 12th में पढ़ते हैं बोले कि सर आप इतनी मिमिक्री तो उधर नहीं करते इतना। अरे भाई हम बच्चों से डील कर रहे हैं ना, ये बच्चे हैं भाई, बच्चों को सब्जेक्ट अच्छा लगना चाहिए, हैं? तभी तो होगा प्रभात तिवारी सब पे भारी, है कि नहीं? अब देखो मचाते हैं अपन। तो रिडक्शन कैसे होगा? ऐड ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐड कर दो। अच्छा, तो इसमें क्या होगा, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। मतलब जो इसके लिए सही है वो इसके लिए गलत है, जो इसके लिए सही है वो इसके लिए गलत है। अच्छा ठीक है, दूसरा देखो, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, तो इसमें हो गया ऐड ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। अच्छा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं प्यारे बच्चों, 10th तक ये रिएक्शन चलेगी, 11th 12th में नहीं चलेगी। 11th 12th में आपको इसके लिए बोलना पड़ेगा डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। आप बोलोगे सर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये 10th है, 11th में मिलेगा या आपको फाउंडेशन बैचेस में मिलेंगे मेरी इस सब चीज़ों की जानकारी, तो फाउंडेशन में देख लेना, क्या टेंशन क्या है। अब फिर से एक बात, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऐड ऑफ ऑक्सीजन, 3 चीजें और बोलो जल्दी जल्दी, देखो ध्यान से। इसके लिए ऐड ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इंक्रीज इन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी।
सर लिख दो ना, बोल तो दिया। क्या? एड ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। मुझे पता है ये आपके काम नहीं आएगा, इसलिए मैं थोड़ा लीनियंट जा रहा हूं। बस ये दो आपके काम के हैं बच्चा पार्टी। इसमें फिर से क्या क्या रिडक्शन में इंक्रीज इन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, और इसमें डिक्रीज, सॉरी इंक्रीज ही कर दो, क्या दिक्कत है, इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कर दो ना, इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डन। एग्जाम्पल तो देख लो, ऐसे थोड़ी ना होता है। देखो कार्बन को मैंने जलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, क्या हो गया भैया? ये क्या हो गया? कार्बन का ऑक्सीडेशन, कार्बन इज ऑक्सीडाइज। कार्बन की रिएक्शन मैंने हाइड्रोजन से करा दी, CH4 बना दिया, कार्बन क्या हो गया? रिड्यूस। बच्चा बोलेगा सर अब बताओ, चलो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ही मिला दो, अब कौन ऑक्सीडाइज कौन रिड्यूस? ये वाला तो समझ में आ गया। ये कार्बन, इस वाले में क्या हो गया? कार्बन ऑक्सीडाइज, कार्बन ऑक्सीडाइज्ड, इसमें कार्बन रिड्यूस्ड। बट इसमें कौन रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज्ड? तो देखो हाइड्रोजन किससे मिला? ऑक्सीजन से। सो हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज, हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड, एंड ऑक्सीजन किससे मिल गया है? हाइड्रोजन से। सो ऑक्सीजन इज व्हाट? इज रिड्यूस्ड। अरे भाई हाइड्रोजन से कौन मिला? ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिला तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज, और ऑक्सीजन क्या हुआ? उसको हाइड्रोजन मिला तो ऑक्सीजन रिड्यूस्ड। दोनों को मिला दो तो क्या? रेड और ऑक्स क्या बन गया? रेडॉक्स। तो आप बोलोगे सर फिर ये रिएक्शन रेडॉक्स नहीं है क्या? ये रिएक्शन रेडॉक्स नहीं है क्या? है। देखो मैंने क्या लिखा है? कार्बन इज ऑक्सीडाइज, सो ऑक्सीजन इज व्हाट? रिड्यूस्ड। कार्बन इज रिड्यूस्ड, सो हाइड्रोजन इज व्हाट? ऑक्सीडाइज्ड। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है बाबू कि किसी भी रिएक्शन में अगर रिडक्शन होगा तो ऑक्सीडेशन भी होगा, और उस रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। इफ देयर इज एनी रिडक्शन देयर विल बी ऑक्सीडेशन। क्योंकि ये देखो, ये समझो, ये पेन है, पेन एक इलेक्ट्रॉन है, मैंने ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, मेरे से इलेक्ट्रॉन दूर गया, मेरे से इलेक्ट्रॉन दूर गया, मैं ऑक्सीडाइज, खुश। ये जिसके पास गया वो तो रिड्यूस हुआ ना, उसने तो लिया ना। इसलिए रेडॉक्स साइमल्टेनियसली होता है। कभी ऐसा नहीं होगा कि किसी कई जगह ऑक्सीडेशन हो जाए रिडक्शन हुआ ही नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। इसलिए रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, नाइदर रिडक्शन नॉर ऑक्सीडेशन, कंबाइनली नोन एज रेडॉक्स। इजी ना? इट इज वेरी इजी। चलिए अब चलिए बात कर लेते हैं हाउ वी पीपल आर गोइंग टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। सो गाइज केमिकल रिएक्शन की बैलेंसिंग हम कर रहे हैं। केमिकल रिएक्शन की बैलेंसिंग बहुत ही इजी है, बहुत इजी, मतलब इतनी इजी कि तुम लोग बोलोगे अरे सर सच में, हमें तो लग ही नहीं रहा था कि इतना इजी होने वाला है। ठीक है, एक बहुत ही इजी तरीका है, बहुत ही सिंपल। इसको एक्चुअली मैं बताऊं आपको, इसको तुक्का बोलते हैं आसान भाषा में, हिट एंड ट्रायल बोल दो। कोई बोलेगा सर आई डोंट नो तुक्का क्या होता है, हमारे गांव में तुक्का बोलते हैं, हवा में लठ चलाना वाला सीन है। लेकिन हाँ थोड़ा तरीके से चलाना है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि जब मैं आपको ये बताऊं बैलेंसिंग, इसका मतलब आप इस तरीके से हर रिएक्शन बैलेंस कर लोगे। बट ये है कि यस, मेजॉरिटी ऑफ टेक्स्ट बुक इक्वेशंस कैन बी सॉल्व बाय दिस प्रोसेस। यस, इनिशियली इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग, शुरू में आपको सीखने में समय लगेगा। मैं आपको 4-5 रिएक्शन बैलेंस करके दिखाऊंगा, 4-5, 1-2 भी नहीं, 4-5। आप बोलोगे तो 7-8 भी कर देंगे, उसमें क्या लोड है। बट आपको समझ में आना चाहिए। कमेंट करके बताना मुझे इस वीडियो के अंत में
समझ में आया? और एक चीज और बताना चाहता हूँ फिर से एक बार, देवियों सज्जनों प्यारे बच्चों, याद रखना जीतना ही है, ठीक है? क्या कील से तैयारी सब पे भारी, समझ में आया? तो देखो आ जाओ शुरू करते हैं, बहुत आसानी से समझ जाओगे, देख लो। तो एक रिएक्शन लिख देते हैं पहले, एक सिंपल रिएक्शन लिखते हैं ना, H2O2 H2O, हाँ है ना, H2 और O2 H2O। अगर आप ध्यान से देखो आपकी बुक में उन्होंने क्या दिया है, पूरा लिटरेचर दिया है 2 पेज का, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। बच्चा स्टेप के चक्कर में सब भूल जाता है। मैं एक बार स्टेप बता देता हूँ, हालांकि उस स्टेप से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब आप करोगे ना तो स्टेप नहीं लिखोगे, ठीक है? थ्योरेटिकली यस, स्टेप 1 में आपको क्या करना है, इन सबको बॉक्स कर देना है, ठीक है? स्टेप 2 आपको देख लेना है कि किसके पास क्या है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को लिख लो। तो यहां पे हाइड्रोजन कितना है, 2, ऑक्सीजन कितना है, 2। यहां पे हाइड्रोजन कितना है प्रोडक्ट में, 2, और ऑक्सीजन कितना है, 1। देखो ना ऑक्सीजन 1 है, यस और नो? हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, 2 इधर 2 इधर, हाइड्रोजन का कोई वांदा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, हाँ या ना? तो स्टेप 3 में क्या करना है आपको, स्टेप 3 में जो गड़बड़ है उसको सही कर दो। तो आप क्या कर दो, यहाँ पे इंटू 2 कर दो। तो यहाँ पे इंटू 2 करोगे तो क्या होगा, इस पूरे पे इंटू 2, तो अब क्या होगा, ये तो बैलेंस हो गया ऑक्सीजन। 1 इंटू 2 इज इक्वल टू वॉट, 2। ऑक्सीजन यहां ऑलरेडी क्या है, 2, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लेकिन जब आपने इस पे 2 किया, देखो तो हाइड्रोजन अब कितने हो गए, इसमें भी 2 हो गया, तो हाइड्रोजन बिकम 4। यस और नो? लिसन, येलो वाला अभी मैं करेक्शन कर रहा हूं ना आपके लिए, व्हाइट वाला देखो, इनिशियली देयर वर 2 हाइड्रोजन्स, 2 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन। जस्ट टू मेक श्योर दैट ऑक्सीजन गेट बैलेंस, you multiplied by 2. When you multiplied 2, the entire equation get multiplied by 2. So now oxygen is balanced, but hydrogen 2 into 2 4, so hydrogen is 4. So to complete this you have to multiply 2 here also, that means here. Yes, so now check, 2 2s are 4, हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, इधर भी हाइड्रोजन 4, इधर ऑक्सीजन 2, इधर भी ऑक्सीजन 2, इसका मतलब रिएक्शन बैलेंस। तो स्टेप 4 में राइट डाउन दैट इक्वेशन, सो द इक्वेशन विल बी 2H2O2 गिव 2H2O। वो कौन सा वो एक्टर ना, काला काला से एकदम जैसे करता है ना, वो ऐसे। सो इट्स लाइक दैट। आप बोलोगे क्या सर ये तो बहुत ज्यादा इजी है, लेट्स मेक अनदर रिएक्शन। इस बार है ना अपन रस्टिंग कराते हैं, आयरन में ऑक्सीजन डाल देता है, आयरन में ऑक्सीजन डाल दिया, रस्टिंग हो गया। अच्छा याद रखना, एक क्वेश्चन आता है कि रस्टिंग इज अ स्पेशल सॉर्ट ऑफ ऑक्सीडेशन विच हैपन्स इन आयरन, है ना? जंग है ना लोहे पे लगती है, चांदी पे, गोल्ड पे, एल्यूमिनियम पे नहीं लगती। कोरोजन किसी भी मेटल का हो सकता है। ये बात और है कि गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम ये नोबल मेटल्स हैं, इनमें कोरोजन के इफेक्ट नहीं होते। बट कोरोजन इज ऑक्सीडेशन, मैं आपको समझाऊंगा कोरोजन एंड रेंसिडिटी बताऊंगा, इसके बाद वही लेने वाले अपन, ठीक है? फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर अपन बोलेंगे वृंदावन बिहारी लाल की जय। समझो बच्चों? बस तो देखो, तो आपने क्या किया, आयरन लिया ना, यस और नो? आयरन में क्या डाला, ऑक्सीजन। अच्छा एक बात और बता दूं, कई बार बच्चे बोलते हैं सर ये ऑक्सीजन आई कहाँ से, एटमॉस्फेयर में। अरे सर एटमॉस्फेयर में तो हमेशा रहती है, तो हमेशा जंग क्यों नहीं लगती, बारिश में क्यों लगती है? क्योंकि बारिश इस ऑक्सीजन को घोलकर मेटल की सरफेस पे पहुंचा देती है। तो मेटल को ऑक्सीजन ज्यादा समय तक अवेलेबल मिलती है, और ज्यादा समय तक जब ऑक्सीजन मिलेगी तो आयरन का ऑक्सीडाइज बन जाएगा। तो आयरन ऑक्सीडाइज्ड, दैट मीन्स आयरन
ऑक्सीडाइज होके क्या बना लेगा, Fe3O4, जिसको अपन रस्ट बोलते हैं। हालांकि Fe2O3 FeO वो दोनों बनते हैं। FeO को फेरस ऑक्साइड कहते हैं। ये भी रस्ट है और ये भी रस्ट है, इन दोनों को मिला के ये लिखा जाता है Fe3O4। समझ में, मैग्नेटाइट बोलते हैं Fe3O4 को। ठीक है, चलिए स्टेप 1 मैं आपको मैं एक्चुअली स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 ये बताता नहीं हूं। क्यों नहीं बताता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आपको तुरंत समझ में आ जाएगा ये। लेकिन मैं 1-2 रिएक्शन तक स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 बताऊंगा, उसके बाद अपन खटखट सॉल्व करेंगे इक्वेशन में डायरेक्टली। अपन को चैंपियन बनना भैया। यस और नो, वी हैव टू बिकम चैंपियन, सो डू एज चैंपियंस डू। वो करो जो चैंपियंस करते हैं। आ जाओ, डिब्बा बना दो, 1 डिब्बा 2 डिब्बा और ये 3 डिब्बा। स्टेप 2 रिएक्टेंट प्रोडक्ट, आयरन 1 ऑक्सीजन 2, इधर आयरन 3 ऑक्सीजन 4, 2 ये है 4 ये है, तो क्या कर दो, इसमें इंटू 2 कर दो। इसमें इंटू 2 कर दिया तो कितने हो गए, ये हो गया 4, ये भी हो गया 4। वाह, ऑक्सीजन बैलेंस। ये कितना है 3, ये कितना है 1, तो इसमें इंटू 3 कर दो, तो 3 1 जा 3, तो देखो ये भी 3 ये भी 3, तो लगा दो 3। डन। अब देखो ये 2 2 मतलब यहां लगा दो 2, तो देखो ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, है ना। तो आपने क्या कर दिया, स्टेप 3, मैंने स्टेप 3 में ये वैल्यूज लगा दी, तो ये स्टेप 3 था, है ना, जो अपन ने किया। अब लगा दो सीधे क्या, स्टेप 4 लिख दो सीधे, 3Fe प्लस 2O2 गिव Fe3O4। एक और हम नहीं मानेंगे, ग्लूकोज बनाए क्या, बहुत बढ़िया। CO2H2O gives glucose, C6H12O6 and oxygen। फोटोसिंथेसिस पढ़ा है ना, वही लिखा है अपन ने, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, बड़ी इक्वेशन है। सीधे सेकंड स्टेप से शुरू करें, क्योंकि पहले स्टेप में तो डिब्बा डिब्बा बनाना है। चलो लिख देता हूँ, स्टेप 1 डिब्बे बनाए, स्टेप 2 में क्या होगा देखो, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, कार्बन कितना देखो यहाँ पे, कार्बन 1, ऑक्सीजन 2 इधर है 1 इधर है, तो ऑक्सीजन कितना हो गया 3, हाइड्रोजन कितना हो गया भैया 2। फिर इधर देखो कार्बन कितना है 6, डन। हाइड्रोजन कितना है 12 और ऑक्सीजन कितना है 6 2 8, मतलब ऑक्सीजन कितना है 8। सबसे सिंपल किसको बैलेंस करना है, सबसे इजी 1 और 6 वाला। ये 1 है और ये 6 है, तो मतलब इसमें क्या कर दो, इंटू 6 कर दो सीधे। तो आपने क्या कर दिया, यहां पर इंटू 6 लगा दिया जी। अभी रुको, अभी खत्म नहीं हुआ, 6 लगा दो तो कितना हो गया 6, कार्बन तो बैलेंस हो गया, 6 1 जा 6 और ये ऑलरेडी 6, तो ये 6 और ये 6 बैलेंस, ये बस लाइफ सॉर्टेड है, कार्बन बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं। अभी कार्बन के 6 लगाने के चक्कर में ऑक्सीजन कितना हो गया 6 2 जा 12 और हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 1, तो 12 और 1 मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो गया 13 हो गया ऑटोमेटिकली। यस और नो, थोड़ा समझ के करना, गड़बड़ होगी नहीं तो। यस और नो, तो ऑक्सीजन कितना हो गया 13, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 8, यहाँ ऑक्सीजन 8 है। अब आप फंस गए, क्यों फंस गए, क्योंकि अब आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करने जाओगे तो इसका भी तो ऑक्सीजन है, तो आप सेकंड स्टेप में हाइड्रोजन बैलेंस करो।
किसको बैलेंस करो? हाइड्रोजन, क्योंकि ऑक्सीजन दोनों जगह है ना। हाइड्रोजन, मैं ऑक्सीजन यहां लिख देता हूं ताकि लाइन से हो जाए ना, CHO ऐसा। हाइड्रोजन कितना था भैया पहले? यहां पे 2 था। और ऑक्सीजन कितना था पहले? 2 था और एक 3 था। तो हाइड्रोजन कितना था यहाँ पे? 2। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 12। यस और नो? तो क्या करोगे? इंटू 6 2 जा 12। तो ये भी 12, ये भी 12, मतलब यहाँ पे भी आपने 6 लगा दिया। मैं येलो कलर से कर देता हूँ 6। अब ऑक्सीजन पे जाओ, तो इधर कितना हो गया? 6 2 जा 12 और 6 टोटल कितना हो गया? 6 2 12 और 6 18 ऑक्सीजन ऑलरेडी हो चुके हैं। पहले 3 थे, लेकिन हमने जब कार्बन और हाइड्रोजन को बैलेंस किया तो ऑक्सीजन हमेशा लास्ट में बैलेंस करना चाहिए, याद रखना। तो कितने हो गए? यहां पर 18 ऑक्सीजन हो गए। हाउ मेनी ऑक्सीजन वी हैव? वी हैव 18 ऑक्सीजन। 6 2 जा 12 एंड 6 हियर 18। यहां कितने हैं ऑक्सीजन? यहां हमने भी कोई छेड़छाड़ नहीं की। क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमने कार्बन और हाइड्रोजन को ऑलरेडी बैलेंस कर दिया है। अगर हमने कार्बन और हाइड्रोजन को ऑलरेडी बैलेंस कर दिया, एंड इफ वी अगेन चेंज एनी वैल्यू हियर, इधर मैं कुछ भी लिखूंगा ना बच्चों, तो कार्बन हाइड्रोजन फिर से अनबैलेंस हो जाएंगे। यस, तो इसके पास कितने ऑक्सीजन चले गए? 6 चले गए। तो मतलब ये जो दिख रहा है ना आपको 18, इसमें से आपको क्या करना है? 6 तो पहले से बोल दो कि भैया 6 बैलेंस है। 6 क्या है? 6 इज ऑलरेडी बैलेंस। 6 को छेड़छाड़ नहीं करेंगे अपन। अब बच गए कितने? 2, ये वाले 2। अब उसको आपको बैलेंस करना है। तो 18 में से 6 बैलेंस है, कितना बचे? 12। तो हम ये क्या करेंगे? इंटू 6। तो देखो 6 2 12 प्लस 6, तो कितना आ गया? 18। तो ये 6 तो इसका है, ये वाला, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला 6, इसको अपन को यहां पे इंटू 6 करना है। तो अब कितना हो गया? देखो यहां पे 12 और इसका 6, तो मतलब 18 ऑक्सीजन हो गए। तो स्टेप ये जो अपन ने किया ना, स्टेप 3 था, ठीक है, जब मैंने ये पूरा तोड़ जोड़ किया। और अब है ना स्टेप 4 में पूरे को एक साथ लिख दो। क्या हो गया? 6 CO2 प्लस 6 H2O गिव व्हाट? गिव C6H12O6 प्लस 6O2। प्यारे बच्चों, देखो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, और ये बहुत जरूरी है आपको पता होना, ठीक है। वेन एवर यू पीपल आर सॉल्विंग एनी बैलेंसिंग, बस एक एक को नाप तोल के रखना, ठीक है। देखो मैं ना इसलिए थोड़ा फास्ट कर पा रहा हूं क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शंस मैंने किसी ना किसी जमाने में कर रखी हैं, और अब मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे खट 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 आ रहा है। आप जब करोगे तो हो सकता है इतनी तेजी से या इतनी जल्दी से या इतनी एक्यूरेसी से आपके आंसर ना आए, तो गिव टाइम, समय दो। हर चीज को पकने में, खाने को पकने में और जीवन को बनने में समय लगता है भैया। आप हर चीज को मैगी नूडल्स की तरह ऐसे नहीं बनाओगे। समझ में आई बात? जिंदगी बनानी है तो समय दो, बुक्स के साथ थोड़ा समय बिताओ। बुक्स आर फ्यूचर, बुक्स गिव यू फ्यूचर। वो एक कहावत है ना, ध्यान रखना, क्या? निर्धन का धन क्या होता है? ज्ञान। मतलब जो गरीब है, गरीब का सबसे बड़ा धन क्या है पता है? पैसा नहीं है उसके पास, लेकिन फिर भी वो धनी बन सकता है। कैसे? ज्ञान से। तो ज्ञान की पूजा करो बच्चों, करो प्रैक्टिस। नहीं आएगा तो मैं हूं ना, वो कहे ना किसका है तुमको इंतजार, मैं हूं ना। आप करो, मैं करके दूंगा आपको भैया। सो अब हम अपने इस बुक के इस फर्स्ट चैप्टर के फाइनल पोर्शन पर आ गए, ठीक है। वी आर ऑन फाइनल पोर्शन ऑफ दिस टेक्स्ट बुक, ओके, एंड दैट इज कोरोजन एंड रेंसिडिटी। कोरोजन और रस्टिंग में लिख देता हूं, चलो फिर मैं रेंसिडिटी अलग से बता दूंगा। रस्टिंग, रस्टिंग इज अ फिनोमेना हैपेंस ओनली इन आयरन, ओके। और नहीं एंड रखना चाहिए, एंड। रस्टिंग, अरे जंग लोहे पे लगती है, गोल्ड पे, सिल्वर पे, एल्यूमिनियम पे, कॉपर पे, जिंक पे, उन पे नहीं लगती जंग भैया। दे मे कैन गेट कोरोड बट दे नेवर गेट रस्टेड, ओके। सो रस्टिंग होता कैसे? देखिए
मान लेते हैं ये एक मेटल है, लोहा है, आयरन, ठीक है, ये क्या है, आयरन। बारिश हुई, टिप टिप बरसा पानी, पानी लेके आया हो क्या, ऑक्सीजन। पानी में ऑक्सीजन घुल जाती है, तो आयरन को बहुत समय तक क्या मिल जाता है, ऑक्सीजन मिल जाता है, तो क्या बन जाता है, Fe3O4, जिसको हम कहते हैं रस्ट। जैसे रस्ट बनेगा तो ये जो जगह दिख रही है ना आपको, इस जगह पे क्या बन जाएगा, एक गैप बन जाएगा, उतना आयरन साफ। क्यों? क्योंकि ये जो Fe3O4 है ये आयरन के साथ चिपक के नहीं रहता। समझ में? मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। एक आयरन पिलर है दिल्ली में, बहुत चर्चा का विषय हमेशा बना रहता है। सभी तरह के आयरन में रस्टिंग हो जाती है, लेकिन कुतुब मीनार, मैंने पर्सनली भी देखा है, मैं गया हूं कुतुब मीनार, देखा है मैंने, तो कुतुब मीनार के पास एक आयरन का खंबा है लोहे का, वो हमेशा लोग उसके साथ फोटो खिंचाते हैं और बोलते हैं सभी तरह के आयरन में रस्टिंग हो जाती है। वो खंबा प्योर आयरन है बट उसमें रस्टिंग नहीं होती। बताओ क्यों? उसमें क्यों नहीं रस्टिंग होती? इसलिए क्योंकि उस खंबे पर, जैसे ये वो खंबा है, इस खंबे पर ऑलरेडी क्या बन चुका है, पूरी एक लेयर बन चुकी है, किसकी, पूरी तरह से बन चुकी है Fe3O4 की, और वो उसी के ऊपर चिपक के सूख गई है। तो अब क्या होगा, जब ऑक्सीजन आएगा तो आयरन अंदर है ग्रीन कलर में, ऊपर इसको कौन रोक देगा, Fe3O4। तो आयरन और ऑक्सीजन का क्या नहीं हो पाएगा, मेल जोल नहीं हो पाएगा, तो रस्टिंग नहीं हो पा रही। समझ में आया? अब आप बोलोगे सर इसका मतलब मेरी गाड़ी के ऊपर से अगर मैं रस्ट ना हटाऊं तो मेरी गाड़ी हमेशा के लिए वैसी रहेगी। नहीं, ये जो हुआ ये बहुत इवनली स्प्रेड हो गया और वो उसी के ऊपर सूख गया, ऑक्साइड की लेयर। आपके घरों पर पूरी तरह से वाटर अगर पहुंचा, पूरे सामान पे एक साथ पहुंचा, तो पूरे को कोरोड करेगा, और जो जगह बच जाएगी वहां मेटल बचेगा, बाकी पूरा कोरोड हो जाएगा। तो हर बार एक नई लेयर यूज होगी और हर बार क्या होगा, मेटल साफ हो जाएगा। समझ में आया? तो ये एक एक्सेप्शनल केस है, अदरवाइज आपको क्या होगा, जब भी आप रिएक्शन कराओगे या जब भी रस्ट बनेगा तो क्या बनेगा, वो जगह इतना मेटल खराब हो जाएगा। तो व्हाट इज कोरोजन और व्हाट इज रस्टिंग? लॉस ऑफ मेटल। मेटल लॉस हुआ ना, देखो इसके कारण अब मेटल कितना हो गया, ये पूरा खत्म हो गया, ये पूरा यहां से लेके यहां तक, अरे लो वही खत्म कर दिया मैंने, वाह। समझ में? तो क्या हुआ कि जो मेटल है ना वो क्या हो गया, वहां पर गायब हो गया। सो लॉस ऑफ मेटल फ्रॉम द मेटल सरफेस ड्यू टू ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन ना होता तो क्या ये होता, नहीं होता। सो लॉस ऑफ मेटल फ्रॉम द मेटल सरफेस ड्यू टू ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड रस्टिंग या कोरोजन। कोरोजन सभी के लिए शब्द यूज कर सकते हैं, रस्टिंग स्पेसिफिकली यूज किया जाता है आयरन के लिए। अब हाउ वी कैन प्रिवेंट रस्टिंग? आप लोग टैलेंटेड हो, ऑक्सीजन को और आयरन को मिलने से रोकना भाई, इनके बीच दीवार खड़ी करनी है। कैसे कर सकते हैं? पानी नहीं आता, अगर वाटर ना आए, अगर वाटर ना आए तो आयरन और ऑक्सीजन को मिलने का टाइम नहीं मिलेगा, तो पानी नहीं रुकने देना है। तो वाटर का दुश्मन कौन है? ऑयल, ग्रीस, है ना, ऑयली ग्रीसी चीजें, ये सभी क्या होते हैं, पानी के दुश्मन। इसके ऊपर लगा दो, कोटिंग कर दो, इसके ऊपर क्या कर दो, कोट, ये आपने कोट कर दिया, तो क्या होगा, पानी इसके ऊपर रुकेगा ही नहीं। पानी रुकेगा नहीं तो क्या नहीं होगा, पानी रुका नहीं तो ऑक्सीजन को टाइम ही नहीं मिलेगा आयरन से मिलने का। अच्छा, तो ऑयलिंग, ग्रीसिंग ये एक तरीका है। दूसरा, पेंट कर दो। पेंट कर दिया तो मतलब आपने इसके ऊपर एक पतली सी अलग एक लेयर बना दी। पेंट कर दिया तो भी क्या होगा, पेंट है। अब पानी मेटल से मिल नहीं पा रहा है तो ऑक्सीजन भी मेटल से नहीं मिल पा रहा है, बीच में कौन आ गया, पेंट, पेंट की दीवार आ गई। अच्छा, ये हो गया नंबर 3। अच्छा, या तो कोई ऐसी चीज यूज कर दो जो आयरन से भी ज्यादा पानी या ऑक्सीजन से मिलने के लिए बैठी हो, मतलब आयरन से भी ज्यादा रिएक्टिव कोई डाल दो, जिंक।
जिंक को तो बस मौका चाहिए ऑक्सीजन से मिलने का, तैयार ही बैठा रहता है। तो क्या किया आपने, गैल्वेनाइजेशन कर दिया। आयरन की प्लेट ली जिसको आपको गैल्वेनाइज करना है, उसको खूब गर्म कर दिया और उसके ऊपर जिंक का पाउडर डाल दिया। तो जिंक है ना, हीट के कारण मेल्ट हो जाएगा और क्या होगा देखो, क्या होगा देखो, ये जो आयरन था इसके ऊपर कौन आ गया, मेल्ट होके पूरे के ऊपर जिंक आ गया। अब जब ऑक्सीजन आएगा इससे मिलने के लिए तो जिंक बोलेगा अरे छोड़ो यार, तुम कहां पड़े हो इसके चक्कर में, लेट्स कंबाइन टुगेदर। तो जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। जिंक ऑक्साइड इज वेरी स्टेबल। तो जिंक ऑक्साइड बन गया इसके ऊपर, तो ऑक्सीजन को आयरन से मिलने का मौका मिला नहीं। आप सोच के देखो ना, बड़े बड़े जहाज जो पानी में रहते हैं कैसे रह पाते हैं, उनको तो रस्ट होकर गायब हो जाना चाहिए। पुल, बड़े बड़े पुल कैसे बनते हैं, ऐसे तो बनते बच्चों। एक ब्रिज बना है, ब्रिज आयरन का, लोहे का बना हुआ है, क्यों, क्योंकि उसके बीच में जो ब्रिज है उनमें बड़े बड़े जिंक के ब्लॉक्स डाल देते हैं वो लोग, और जिंक के ब्लॉक्स डाल दिए तो क्या हो गया, जितना भी मॉइस्चर ऑक्सीजन आ रहा है सब रिएक्ट कर रहा है जिंक से, आयरन बचा हुआ है। आयरन बोल रहा है अरे कोई हमसे भी कर लो भाई रिएक्शन। इसीलिए रस्टिंग होती है, वो ब्रिज खत्म होता है, ब्रिज खराब होता है, डिस्ट्रॉय होता है, लेकिन उसकी जो प्रोसेस ऑफ रस्टिंग या प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रॉइंग है वो बहुत लेट हो जाती है। जो ब्रिज 2, 4, 5 साल में रस्ट होकर गायब हो जाता, वो 20, 30, 50 साल आराम से चल जाता है। यस और नो? सिंपल है कि नहीं? बहुत सिंपल है। अब बात करते हैं, ये हो गया रस्टिंग, है ना। हालांकि आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कर सकते हो कि जो भी मेटल है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए किसी दूसरे मेटल का कोट कर दो इलेक्ट्रोलिसिस से, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गैल्वेनाइजेशन सब आप कर सकते हो। अब बात करते हैं रेंसिडिटी। ये एक ऐसा टॉपिक है ना जो सबने फील किया होगा। मम्मी ने ना दिवाली के समय कोई लड्डू या गुजिये वगैरह या कुछ स्वीट्स बनाए, या घर में कुछ नमकीन रखी है, कुछ दिनों बाद आप जब वो नमकीन खाते हो एक अजीब सी स्मेल आती है, बहुत ही अजीब सी, मतलब खाने का मन ही नहीं होता, समझ में? दैट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। क्या, व्हाट इज रेंसिडिटी? स्पॉइलिंग ऑफ फूड। फूड स्पॉइल हो जाता है बाय ऑक्सीडेशन। सो रेंसिडिटी इज अ ऑक्सीडेटिव प्रोसेस। सो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयली फूड आर्टिकल्स, ऑक्सीडेशन ऑफ what? Oxidation of oily food articles. Oxidation of oily food articles, what? Resulting in bad smell या bad odor is called what? Rancidity. अब इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? जल्दी से खा लो, खत्म कर दो। मजाक कर रहा हूं। इसको प्रिवेंट करने का एक ही उपाय है, या तो आप क्या करो, कुछ प्रिजर्वेटिव यूज करो। देयर आर एन नंबर ऑफ प्रिजर्वेटिव यूज्ड, ठीक है। वो आपने देखा होगा बहुत सारे जो पैक्ड फूड होता है ना, पैक्ड फूड, उसमें प्रिजर्वेटिव डालते हैं। बिस्किट्स देख लो, ब्रिटानिया या कोई भी कंपनी का बिस्किट देखो, उसमें कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव डालते हैं ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो। या आप चिप्स वगैरह देखो, चिप्स है ना, इतना सा चिप्स रहता है ना, लेज, इतनी सारी हवा रहती है, क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है? बहुत ज्यादा प्रेजेंट रहती है। तो नाइट्रोजन जब तक है तो वो ऑक्सीजन को पहुंचने नहीं देता, और ऑक्सीजन पहुंचेगा नहीं तो ऑक्सीडेशन होगा नहीं। समझ में आई बात? तो लोग क्या करते हैं, उसके अंदर नाइट्रोजन भर देते हैं, तो जो ऑयली फूड आर्टिकल है वो फ्रेश बना रहता है। समझ में? नाइट्रोजन ऑक्सीजन का दुश्मन है भैया, ऐसा मान लो, या जहां पर नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन को पहुंचने नहीं देगा। समझ में? तो क्या करते हैं, पहले से ही नाइट्रोजन भर देते हैं। नाइट्रोजन अगर भर दिया चिप्स में तो ऑक्सीजन पहुंची नहीं, इसलिए आप देखो थोड़ा सा चिप्स रहता है, फूल के इतना सारा रह जाता है। समझ में आई बात? सो दिस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। रेंसिडिटी सिंपल टॉपिक, बैड स्मेल। आप लोगों को एक क्लास वर्क दे रहा हूं मैं, ये जानबूझ के क्लास वर्क दे रहा हूं, आप लोग जरूर करना ताकि आपके मन से डर जाए। आपका चैप्टर खत्म हो गया, बट एक छोटी सी एक्सरसाइज दे रहा हूं आपको, ये जरूरी है ताकि आपका जीवन का डर खत्म हो। आप में से कुछ बच्चों को ये बात पता होगी, कुछ को नहीं पता है। नहीं पता तो देख लो, क्योंकि सीधी सी बात है, जितना आएगा उतना मजा आएगा। समझ में? ज्ञान हमेशा बहुत मजा देता है अगर आपको आता है, नहीं देता तो हेडेक भी देता है। देखो, कंपाउंड में आपको कैटायन और एनायन की लड़ाई समझनी है। कैटायन कब बनता है? इलेक्ट्रॉन देने से,
एनायन कब बनता है? इलेक्ट्रॉन लेने से। मतलब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इनके बीच बॉन्ड बनेगा, दोस्ती यारी होगी। और कैसी दोस्ती यारी होगी? अट्रैक्शन की। इसका चार्ज प्लस माइनस के बीच अट्रैक्शन, जैसे मैग्नेट में अट्रैक्शन होता है। बस ऐसे कंपाउंड बनते हैं। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। मैंने आपके लिए लिख दिया लिथियम 1+, सोडियम 1+, पोटेशियम 1+, रुबिडियम 1+, मैग्नीशियम 2+, कैल्शियम 2+, एल्यूमिनियम 3+, कॉपर 2+, जिंक 2+, आयरन 2+, आयरन 3+। ये मैंने कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ ना आपको बताने के लिए। ये कैटायंस हो गए पूरे, आप चाहे तो नोट कर लें और फिर प्रैक्टिस करें। और एनायंस में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फेट, ऑक्साइड, कार्बोनेट, फॉस्फेट, फॉस्फाइट, ठीक है, और नाइट्रेट। ये कुछ एग्जांपल लिख दिया मैंने। ये मेजरली एसीटेट भी लिख देता हूँ, ये कुछ मेजर एनायन है जो आप यूज करोगे अपने पूरे करियर में। मैं चाहता हूं कि आपका डर खत्म हो। अब ये क्या करने वाला हूं मैं बताता हूं। इसमें से मैं कोई एक को पिक करता हूं और मैं पिक कर रहा हूं इस वाले को। आप पूरे में ये प्रैक्टिस करोगे जो मैं एक के साथ कर रहा हूं। अब इसको लेके मैं इन सबके कंपाउंड बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं आप नोट कर लेना इसको, ठीक है बच्चों। अब मैं चलता हूँ दूसरे पेज में और मैं आपको ढेर सारे एग्जांपल दिखाता हूँ। तो मैंने ले लिया Mg2+ और इसकी रिएक्शन मैं सबसे करा रहा हूँ। किससे किससे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबसे सल्फेट, कार्बोनेट, फॉस्फेट, सबसे करा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको करना क्या है? Mg के पास 2+ का चार्ज है, फ्लोरीन के पास 1- का चार्ज है, हाँ है ना। इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो एक कंपाउंड बनेगा। क्या कंपाउंड बनेगा? Mg तो ऐसे ही रहेगा और ये 2 इधर चला जाएगा तो MgF2। इसका नाम है मैग्नीशियम फ्लोराइड। मैग्नीज Mn को बोलते हैं, तो मैग्नीशियम फ्लोराइड। अब मैं इसी Mg2+ को SO4 2- से करूंगा। दोनों के बाद 2 है तो Mg2SO4 ऐसे मत लिखना, ये गलत है। दोनों में 2 है तो लिखने की जरूरत नहीं ना। तो आप क्या लिखोगे? MgSO4, दिस इज करेक्ट। समझ में आया? क्योंकि दोनों के पास 2 है। अब मैं इस फॉस्फेट का और इसका बना रहा हूं कंपाउंड। तो क्या बन गया देखो, Mg2+ फॉस्फेट 3- तो क्या हो जाएगा? Mg, ये 3 इधर आ गया, देखो 3 इसको दे दो और 2 इसको दे दो, तो Mg3PO4 होल ट्वाइस, ये बन गया कंपाउंड। याद रखना आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अगर किसी बच्चे ने ऐसा लिख दिया ना Mg3PO4 और यहां ट्वाइस, तो ये 42 बन जाएगा, विच इज रॉन्ग। ऐसा बच्चों प्रैक्टिस करना, जरूर करना है। इससे क्या होगा कि आप प्रैक्टिस करके तकरीबन 100 से ज्यादा कंपाउंड बना लोगे। देखो मैं गिन के दिखाता हूं कैसे, कितने बना लोगे। आपको मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, देखो कितने बना सकते हो। एक लिथियम को लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लिथियम के 11 कंपाउंड बनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 × 11 121, आपके 121 कंपाउंड बनेंगे टोटल। करके देखना, प्रैक्टिस करना। गाइस योर चैप्टर इज ओवर, चैप्टर खत्म हो चुका है। मिलेंगे अगले लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। एक्सरसाइज तो सॉल्व कर ही लेंगे, आपको एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस भी मिलेंगे की लैब पे। अरे वीडियो में भैया, वीडियो में मिलेगा, बुक में तो है ही है। तो सॉल्यूशन भी हम आपको कराएंगे और मिलेंगे अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में, अगले चैप्टर में। और तूफान मचाएंगे कि नहीं? मचाएंगे ना। तो अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।